जैसी मैं ट्रेन में घुसने की कोशिश की, एक व्यक्ति ने मेरी कमर पे हाथ रख करके छेड़ दिया मुझे। उसने पूछा क्यों मारा, तो मेरा एक ही सवाल था, मुझे लगता हमेशा कि कुछ गलत है जो ठीक होना चाहिए। 16 दिसंबर 2012 एक बेटी के साथ हमारे देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से एक घटना को अंजाम दिया गया, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। ये लड़ाई सिर्फ निर्भया के जस्टिस की नहीं थी, ये देश की 49% आबादी की। इतना आसान नहीं था देश में पहली बार 4 लोगों को फांसी की सजा दिलानी थी। साल 2012 वैसे तो कई घटनाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन देश भारत की राजधानी दिल्ली में एक और घटना घटी जिसने देश ही नहीं पूरे विदेश को झकझोर के रख दिया। वो दिन था 16 दिसंबर 2012। उस घटना ने सदियों से सोए हुए भारत के सिस्टम को झकझोर करके रख दिया। 2012 में जब निर्भया के साथ ये अपराध हुआ तो मैंने भी ये डिसाइड किया कि चूंकि मैं पेशे से वकील हूँ तो इस बेटी को जस्टिस में दिलाऊं, ये मेरी जिम्मेदारी थी। हालांकि ये लड़ाई मैं दिल्ली में लड़ना तो चाहती थी उस बेटी की डिग्निटी आइडेंटिटी के लिए, लेकिन मेरी अपनी खुद की लड़ाई भी मेरे एक बहुत छोटे से गांव उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद इटावा के उग्गरपुर से शुरू हुई थी। जब मेरा जन्म हुआ उस समय मुझे मारने का सोचा गया, क्योंकि मैं एक बेटी थी और ऑलरेडी घर में सफिशिएंट बच्चे थे। लेकिन शायद उस दिन मुझे मार दिया गया होता और ये जीवन दान मेरी बुआ और मेरे पापा के कारण नहीं मिला होता तो शायद मैं और बेटियों के लिए फाइट नहीं कर पाती। मैं जिस गांव से बिलोंग करती हूँ, जहाँ से आती हूँ, वहाँ पर बेटियों को पढ़ने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि उस गांव में और उस पूरे एरिया में जो माहौल था वो इस तरीके का था कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बेटी को बाहर पढ़ने भेजेगा तो पता नहीं उसके साथ क्या अपराध होगा। लेकिन मेरे पिताजी जो कि गांव के मुखिया थे, वो मुझे पढ़ाना चाहते थे, लेकिन बेटी की सुरक्षा को लेकर के डर था। फिर भी उन्होंने मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा। 8th क्लास तक मैं अपने गांव के पास वाले स्कूल में पढ़ी। उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे बाहर जाना था। बाहर जाने का मतलब कि बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। लेकिन मुझे अपने अंदर ये लग रहा था कि मेरी सुरक्षा से ज़्यादा मेरी स्वतंत्रता जरूरी है, क्योंकि अगर मैं आज स्वतंत्र नहीं हुई तो आगे आने वाले समय में पता नहीं कितनी बेटियों के सपने सुरक्षा के वजह से दफन होकर के रह जाएंगे। इसलिए मैंने जिद की और मैं बाहर पढ़ने के लिए निकली। मेरा गांव से मेरा स्कूल करीब 2.5 किलोमीटर दूर था। मेरे पास साइकिल नहीं थी, लेकिन मेरे पास जुनून था। मैं आगे बढ़ी, निकली, पैदल निकल जाती थी 6 बजे घर से बिना नाश्ता किए, क्योंकि परिवार का माहौल भी गांव का ऐसा था कि मैं मेरे गांव की पहली बेटी थी जो 8th क्लास के बाद 9th में एडमिशन लेने जा रही थी। जब मैं आगे अपनी पढ़ाई करने के लिए जाती तो मैं देखती कई एक रास्ते में गांव पड़ते थे, नुक्कड़ पर 7-7, 8-8 लड़के खड़े हुए हैं, हूटिंगबाजी कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं। और मैं घर के अंदर जब हूँ, किताबें पढ़ रही हूँ, लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रही हूँ, इंदिरा जी को पढ़ रही हूँ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ रही हूँ, अंबेडकर जी को पढ़ रही हूँ, सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ रही हूँ, और जब घर के बाहर निकलते हैं तो ये लड़के मुझे छेड़ रहे। मुझे लगता था कि मैं सपना इन लोगों के कगार में अपने आप को कतार में खड़ा रखने का सोच रही हूँ और ये मुझे रोक रहे हैं। एक दिन आया बहुत गुस्सा और शुरू हो गई कि आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। मैंने बहुत पीटा एक लड़के को। लोग वहाँ एकत्रित हो गए, उन्होंने उस लड़के को बचाने की, छुड़ाने की कोशिश की। मैंने कहा अगर दोबारा तुमने छेड़ा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, 1000 बार मारूंगी। और एक बार नहीं, मैंने सच में कम से कम अपने जीवन में 20-25 लड़कों को अभी तक पीटा होगा। पहली बार मुझे घर से
सेकंड हैंड साइकिल दी गई। वो साइकिल जिसकी चैन जो होती है वो कई बार रास्ते में उतरती थी, उसको चढ़ाते हुए संभालते हुए स्कूल पहुंचती थी। वहाँ पर जब और लड़कियों को देखती थी, अच्छे घरों से आती थी, फैसिलिटी थी, लेकिन मेरे पास अगर कुछ अच्छा था तो मेरा विचार था, मेरे पिता के द्वारा दी गई शिक्षा थी। उसी को आगे हमने कंटिन्यू किया। 12th तो पास कर लिया। पिताजी की तबीयत खराब रहने लगी। समस्या ये थी कि पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आए। लेकिन ये लड़की बहुत जिद्दी थी। ये मर तो सकती थी, अपने को असुरक्षित कर सकती थी, लेकिन अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती थी। मेरी बुआ जी ने मेरे लिए सिल्वर के पायल बनवाए थे और सोने की बालियां। ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना था, पैसे नहीं थे, पिता की तबीयत खराब थी, परिवार का माहौल ऐसा नहीं था, क्योंकि गांव से जो लड़की कभी 9th क्लास में पढ़ने नहीं जाती थी, अब उस बेटी को 35 किलोमीटर दूर पढ़ने जाना है। मैंने लेकिन ठान रखी थी, क्योंकि मैं सपने देखती थी अपने छोटे से घर में कमरों में कैद होकर के, कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है। अगर मेरी पढ़ाई रुक जाती तो शायद सीमा वहीं ख़त्म हो जाती थी। तो मैंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए बेच दी अपनी सिल्वर की पायल, बेच दी अपनी बालियाँ, क्योंकि एक महिला की आइडेंटिटी मुझे लगता है इन जेवर से ज़्यादा उसकी जागरूकता, उसकी शिक्षा से जुड़ी हुई है, उसकी आइडेंटिटी उसके काम से जुड़ी हुई है। इस चीज़ को मैंने सोचा। ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। उस सेकंड हैंड साइकिल से मैं 2.5 किलोमीटर जाती, सुबह कभी कभी 5:30 बजे निकलती। पढ़ाई का जुनून था। उसके बाद एक बस बदलती, वो बस मुझे 1.5-2 किलोमीटर तक ले जाती। उसके बाद एक दूसरी बस बदलती, जो बस मुझे करीब 25 किलोमीटर ले जाती थी स्कूल। कभी कभी मेरी लाइफ में ऐसा होता था कि पूरा दिन हो जाता था, मैं एक खाने का निवाला भी नहीं खाती थी। लेकिन जब किसी थीसिस को पढ़ती थी, विचारों को पढ़ती थी, प्लेटो को पढ़ती थी, अरस्तू को पढ़ती थी, तो मुझे लगता था ये विचारकों को अगर आज हम पढ़ रहे हैं तो क्या हम इन्हीं को पढ़ते रह जाएंगे? क्या कभी सीमा को नहीं पढ़ा जाएगा? ये विचार, ये जुनून मुझे आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रमोट करते थे, प्रोत्साहित करते थे, और मैंने वही किया। 2002 मेरे पिताजी की डेथ हो गई। एक जो मानसिक और भावनात्मक सपोर्ट था मुझसे छिन चुका था, लेकिन उनका जो कार्यशैली थी उसने मुझे प्रभावित किया था। मैंने जब बड़ी हुई अपने गांव में, करीब 5-6 साल की थी, उस टाइम में मैंने अपने गांव में वो लाइट देखी, वो नालियों का जो प्रॉपर जो सप्लाई था वाटर का वो देखा, मैंने प्रॉपर पानी की व्यवस्था देखी। ये सब कुछ मेरे फादर ने कराया था। वो एक बहुत अच्छे सोशल पर्सन थे। उनसे मैं इंस्पायर होकर के अपने देश के लिए कुछ करना चाहती थी, और उसी इंस्पिरेशन ने मुझे आगे बढ़ने से कभी भी रोका नहीं, मैं पीछे नहीं हटी। पापा की डेथ के बाद वो नहीं थे मेरे साथ, लेकिन उनकी कार्यशैली, उनके विचार थे। जिस लड़की को 9th के बाद परमिशन नहीं थी, अब वो लड़की वकालत करना चाहती थी। उस एरिया में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मैंने समाज में देखा, इवन कि मेरी मदर, जो कि बहुत प्यारी लेडी है, मुझसे कहती थी बहुत बोलती हो। भैया गुस्से में कहते थे बहस कम किया करो, लेकिन क्या वकालत करोगी? सच में मैंने वकालत कर ली और डिसाइड किया उस दिन कि मैं इस देश के लिए इस अपने पैसे से, वकालत के पैसे से बहुत कुछ अच्छा करूंगी। चुपके से, पापा नहीं थे मेरे, चुपके से अपनी दोस्त के घर गई, उससे पैसे मांगे एडमिशन LLB में लेने के लिए। और जब मेरा एंट्रेंस हुआ, उससे पहले मेरे पास बुक्स नहीं थी, लेकिन मुझे आदत थी हर चीज़ को खोजने की, कि अगर हम ये काम करना चाहते हैं तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा। इटावा ज़िले के जितने भी बुक सेंटर थे, उस कंपटीशन की तैयारी करने वाली, मैंने बुक्स को खोजा और उनको हासिल किया। लाइट चली जाती थी, जो कैरोसिन की डिब्बी होती है, गांव में डिब्बी बोलते हैं उसको, उसकी छोटी सी लाइट में अपनी पढ़ाई मैंने की पूरी। और जब
मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया LLB का, मेरा 2nd रैंक था। और उस दिन मुझे लगा कि निश्चित रूप से मैं अब वो चीज़ हासिल करूँगी जो मैं करना चाहती, क्योंकि मैं गांधी जी से, क्योंकि मैं मोतीलाल नेहरू शास्त्री जी से, नेहरू जी से, जितने भी अच्छे लीडर हुए जिन्होंने LLB किया था, उनसे बहुत इंस्पायर थी। मैंने जब LLB में एडमिशन लेने जा रही थी, वो पहला दिन था मेरी ज़िंदगी का, जब मैं पहली बार ट्रेन में बैठने जा रही थी और कानपुर विश्वविद्यालय में LLB की डिग्री के लिए एक्साइटेड थी हासिल करने के लिए। मेरे साथ मेरी दीदी का बेटा जो कि 8th क्लास में पढ़ता, वो बच्चा था। मदर ने स्पेसिफिकल तरीके से मुझे बोला था, बिटिया आप बहुत जिद्दी हो, किसी को पीटना नहीं। लेकिन जैसी मैं ट्रेन में घुसने की कोशिश की, एक व्यक्ति ने मेरी कमर पे हाथ रख करके छेड़ दिया मुझे। जो लड़की जिसको उसी ट्रेन में सफ़र करना है और उसको छेड़ा, पलट करके देखा, चश्मा उतारा, बाल नोचे और फेंक दिया चश्मा उसका। जो लड़की जा करके वकालत करके देश के लोगों के न्याय के लिए लड़ने वाली थी, वो कैसे अन्याय बर्दाश्त करेगी? तो रिएक्शन स्वाभाविक था। और मैं ये मैसेज भी देना चाहती हूँ देश की बेटियों के लिए, सबसे पहले किसी के भी खिलाफ अगर कोई गलत है, आप रिएक्ट करना सीखिए। कानून बाद में आता है, आपका रिएक्शन पहले आता है। और वही मैंने किया। अंदर से थोड़ी सी डरी थी, क्योंकि मदर ने कहा था, बिटिया इटावा तक तो ठीक था, अब तो तुम कानपुर जा रही हो, बाहर जा रही हो, घर से कोई नहीं गया इतनी दूर पढ़ने। उसके बाद उसी ट्रेन में मैं बैठी, वो व्यक्ति भी बैठा। उसने पूछा क्यों मारा? तो मेरा एक ही सवाल था, जितने लोग हमारे सराउंडिंग हैं, मैंने उनको क्यों नहीं मारा, सिर्फ तुमको क्यों मारा? उसको आंसर मिल चुका था। और ये बेटी सीमा LLB में एडमिशन ले चुकी थी। फिर उस कॉलेज में भी मेरी फाइट शुरू हुई। मैं देखती थी वहाँ पर भी, लॉ कॉलेज में जहाँ स्टडी करने जा रही, लेकिन लड़कियों के साथ वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। उस कॉलेज में भी मेरी लड़कों से लड़ाई हुई, लेकिन मैं आगे बढ़ती रही। 2006 में मैं एक रजिस्टर्ड एडवोकेट बनी। आज मुझे वकालत करते हुए करीब 14 साल हो चुका है। उसके बाद जब मेरी वकालत कंप्लीट हुई, जब मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया, मैं दिल्ली आ गई। लेकिन इस बीच में जो संघर्ष मुझे झेलना पड़ा, या जिन मैंने बेटियों को संघर्ष करते हुए देखा, वो कहीं ना कहीं मुझे हमेशा मेरी सक्सेस में अधूरापन महसूस कराता था। मुझे लगता हमेशा कि कुछ गलत है जो ठीक होना चाहिए। वो दिन था 16 दिसंबर 2012। मैं अपने PG में थी, अपने PG की बहुत सारी गर्ल्स के साथ में। सुबह का समय था, 17 तारीख। पता चला कि 16 दिसंबर 2012 एक बेटी के साथ हमारे देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से एक घटना को अंजाम दिया गया, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। वो 17 दिसंबर की सुबह न्यूज़पेपर पढ़े, जैसे कि रूटीन में हम लोग पढ़ाई करते थे, देखा इतनी दरिंदगी कोई कैसे किसी बेटी के साथ कर सकता। तब तक मैंने वकालत शुरू नहीं की थी, क्योंकि मैं इस दौरान IAS की तैयारी भी कर रही थी। मैंने जज बनने के लिए भी तैयारी अपनी शुरू की थी। लेकिन बीच बीच में मैं प्रैक्टिस के लिए, कोर्ट में सीखने के लिए चीज़ें जाती रहती थी। उस दिन मेरी ज़िंदगी ने बहुत बड़ा मोड़ लिया और मैंने ये डिसाइड किया कि अगर मैं IAS बन भी जाऊंगी तो मैं कितनी बेटियों को न्याय दिला लूँगी। मैं सरकार के अंडर काम करूँगी, क्यों ना मैं इंडिपेंडेंट वर्क करके जो मेरे वकालत का पेशा है, इस अपनी बहन के लिए फ़ाइट करूँ। और उस दिन मैं निर्भया के पेरेंट्स से नहीं मिली, लेकिन अंदर ये ठान चुकी थी कि अपने इस प्रोफेशन का, इस वकालत का सही इस्तेमाल अपनी इस बहन को जस्टिस दिलाने के लिए करूँगी। मेरे PG से लड़कियां जाने लगी, क्योंकि उनके पिता, उनके माता का फ़ोन आ रहा था कि बेटा जब दिल्ली में ये घटनाएं हो रही हैं, जब तुम सुरक्षित रहोगी तब तो IAS बनोगी। अंदर से मैं कांपती थी कि एक तो बेटियों को उतनी स्वतंत्रता नहीं है जितनी हमारे देश के बेटों को है, लेकिन जितनी उनको
स्वतंत्रता दी गई है, जितना उनको मौका दिया गया, सुरक्षा के कारण अगर उनसे छीन लिया जाएगा तो कैसे हम लोग शासन सत्ता और इस देश के इकोनॉमिक्स, इस देश की समृद्धि में भागीदारी सुनिश्चित करूँगी। ये लड़ाई सिर्फ निर्भया के जस्टिस की नहीं थी, ये देश की 49% आबादी के उनकी एनर्जी का सही इस्तेमाल, उनके मौके की तलाश, उनकी आइडेंटिटी की लड़ाई थी। मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि मैं अपनी इस बहन को जस्टिस दिलाते हुए देश की 49% आबादी की आवाज़ बनूंगी। मुझे नहीं पता था मैं कैसे ये केस फाइट करूंगी, लेकिन अंदर से प्रतिज्ञा कर रखी थी। राजपथ पर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, पार्लियामेंट पर, इंडिया गेट के पास मैं बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेती रही। पिटाई भी वहाँ पर हुई हमारी, पोल पर चढ़ कर के मैंने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद जब निर्भया के पेरेंट्स से मैं पहले दिन मिलने गई उनके घर पर, मैंने उनसे एक ही रिक्वेस्ट की, मुझे एक बार अपनी बिटिया निर्भया का फ़ोटो दिखा दें। मैं निर्भया के कमरे में उस दिन एंटर जब की, मैंने देखा, करीब 10 मिनट तक उनको देखती रही कि तुम्हारा गुनाह क्या था। और वो उस दिन मैं उनसे प्रतिज्ञा करके आई कि निर्भया मैं तुम्हें जस्टिस दिलाऊंगी। ये लड़ाई आसान नहीं थी। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं 10, 15, 20 साल तक केस चलते हैं, पेंडिंग रहते हैं। मैं फाइट करती रही। इतना आसान नहीं था। देश में पहली बार 4 लोगों को फांसी की सज़ा दिलानी थी, जो कि लोगों के लिए ये नामुमकिन था। लेकिन ये जिद्दी लड़की सीमा, जिसके गांव में उसको पढ़ने की परमिशन नहीं थी, निकलने की परमिशन नहीं थी, वो जिद उसकी यहाँ पर भी वही थी, हम करेंगे। और हमने करके दिखाया। 20 मार्च 2020 को वो दिन था जिस दिन उन 4 लोगों को हमारे देश के अंदर पहली बार फांसी दी गई। आज भी मैं ये बात कहती हूँ कि ये निर्भया का जस्टिस नहीं था, ये निर्भया को न्याय नहीं मिला। ये उन अपराधियों की सजा थी जिन्होंने ये दरिंदगी निर्भया के साथ की। निर्भया के साथ तो जस्टिस तब होता जब वो आज हमारे बीच होती। और भी हमारे देश में निरंतर इस तरीके से बेटियों के साथ अपराध हो रहा है। लोगों का कहना है FIR हो जानी चाहिए, अपराधियों को अरेस्ट कर लेना चाहिए, उनको सज़ा दिलानी चाहिए। ये बाद का प्रोसेस है। हमें काम करना चाहिए पहले अपने देश की बेटियां कैसे सुरक्षित हों। इस पर मैं अब काम करना मैंने शुरू किया। निर्भया केस मेरी ज़िंदगी का पहला केस था, लेकिन ये आखिरी नहीं था। लेकिन मैं इस तरीके के केस को आखिरी बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ चाहे वो बेटी आपके घर की हो, हमारे घर की हो, किसी की भी बेटी हो, उसके साथ ये दरिंदगी नहीं होनी चाहिए। इस देश की 49% आबादी का अगर मेरा देश सही तरीके से इस्तेमाल कर लेगा उनको सुरक्षित करके, तो शायद ये देश वाकई में समृद्ध बनेगा। एक और मैं मैसेज देना चाहूँगी मेरे देशवासियों को, लोगों को, अपनी बेटियों को इनोसेंट मत बनाइए, उनको नॉलेजेबल बनाइए, उनको टॉकटिव बनाइए। अगर वो बेटियां इनोसेंट होंगी तो वो कैसे अपनी बात लोगों के बीच रखेंगी। जिस बेटी को आप घर में इनोसेंट बेटी के रूप में देखना चाहेंगे, जब वो उस घर की 4 दीवारी से बाहर निकलेगी, वो अपने हक अधिकार की लड़ाई कैसे लड़ेगी। जिस बेटी को आपने घर में नहीं बोलने दिया, वो कैसे अपने आप को सुरक्षित करेगी, कैसे उन लोगों से प्रोटेक्ट करेगी जो उसको गलत निगाह से देख रहे हैं, जो उसको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं। तो ये लड़ाई घर में बेटियों को लड़ना सिखाना है। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियां हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती है। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर, और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। आज की महिला दुनिया के साथ कदम से कदम मिला रही है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, अब हमें उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर कुछ रोक सकता है तो वो है सही स्किल का ना होना। लेकिन अब जोश के साथ हमें कोई डर नहीं।
लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीख कर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। अब स्पोकन इंग्लिश की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लाखों स्टूडेंट्स के साथ डेली बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। एक सेफ, स्मूथ एक्सपीरियंस और जोश के विश्वास के साथ। Every powerful woman has one thing in their heart, and that is Josh. Now you can also become successful by keeping Josh in your heart and in your phone. आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ स्पॉटिफाई पर।